विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन को सीएम योगी ने संबोधित किया। वहीं विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार के कई दावों पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। भाषण के दौरान सपा के एमएलसी नाराज हो गए और कई शब्दों पर आपत्ति जताई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग ज्यादा गर्मी ना दिखाएं। जो जिस भाषा का इस्तेमाल करता है या जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी की भाषा में समझाया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि सदन में पहले अपना आचरण सुधारें, सुनने की आदत डालें, सबके पेट का दर्द दूर कर दूंगा। उसी से जुड़ा होता है। जहां काम ज्यादा मिलेगा किसान को उसकी स्वतंत्रता। नहीं, मुझे अगर मैं कोई चीज उत्पादन कर रहा हूं और मुझे लखनऊ के मार्केट में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मंडी मुझे बाध्य नहीं कर सकती कि मैं मंडी के साथ यहां पे अनुबंध करके बाहर नहीं बेच सकता। पहले तो मंडी के लोग झपट पड़ते थे, रोकते थे, जबरदस्ती टैक्स वसूली करते थे। आज आप मंडी के बाहर मंडी सब्जी आपसे कोई टैक्स नहीं दे सकती है। आप लोग एक बार सुन लेंगे तो आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर दूंगा, पेट के सारे दर्द को दूर कर दूंगा। इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं मैं। एक बार सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। एंटी लव जिहाद कानून को विधानसभा में पास होने के बाद आज विधान परिषद से भी पास करा लिया गया। समाजवादी पार्टी के भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधान परिषद में भी इस विधेयक को ध्वनिमत से पास करा लिया। विधान परिषद में दिनेश शर्मा ने विधेयक को पढ़ा। वहीं इस दौरान सपा के सदस्यों ने वेल में आकर विधेयक की प्रतियां को फाड़कर सभापति पर फेंकी, जिससे सदन की कार्यवाही कई मिनट तक के लिए रोकनी पड़ी। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से दिनेश शर्मा ने विधेयक को पेश किया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस हंगामे के बीच जो विपक्षी विधायक हैं वो वेल तक जा पहुंचे। हालांकि विधान परिषद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विधान परिषद के वेल में विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो पहुंच गए। एंटी लव जिहाद विधेयक में प्रावधान, धन परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले अब नोटिस देना होगा। इसके साथ ही स्थानीय जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, वही इसकी अनुमति देंगे। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। इसके साथ ही महिला, SC/ST या वल्नरेबल ग्रुप का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन को लेकर भी इसमें प्रावधान है। अधिकतम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही यूपी में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या फिर धर्म छिपाकर शादी करने का सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो एंटी लव जिहाद विधेयक में क्या क्या प्रावधान है ये आपको हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आते ही जनता के बीच रखे संकल्प पत्र को भूल गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर नौकरी रोजगार पर बात नहीं कर रही है। महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सब परेशान हैं। महंगाई से पूरे यूपी में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे ही सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों है? तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा? संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए? आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से।
राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। घोड़ा बग्गी पर बाइक और गैस सिलेंडर सिर पर रखकर अर्धनग्न होकर जिला अधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया गया और बढ़ते पेट्रोल डीजल एलपीजी की जो कीमतें हैं उनको वापस लेने की मांग की। एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा। आज ये पेट्रोल डीजल पूरा विदित है संसार को, इतना महंगा हो चुका है कि 4 पहिया की तो बहुत बड़ी बात है, 2 पहिया वाहन भी नहीं चला सकते। लेकिन आज हम अर्धनग्न किया। क्यों किया? कि मोदी जी ने कपड़े उतरवा लिए। एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है पैंट भी उतरवा ले। ये जो है स्थिति ऐसी आ चुकी है कि 4 पहिया वाहन का चलाना तो बड़ा मुश्किल हो गया, 2 पहिया वाहन चलाने में भी सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बरेली और बहराइच की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रकट किया। महंगाई को लेकर खासतौर पर इसमें विरोध दर्ज कराया गया कांग्रेस नेताओं की ओर से। उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमेठी, रायबरेली और बहराइच की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन पूर्वांचल के बस्ती में महापंचायत आयोजित की गई। बस्ती के मुंडेरवा में हुई किसान महापंचायत में नरेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के बीच नरेश टिकैत पहुंचे और नरेश टिकैत ने बस्ती में किसानों को संबोधित किया। इससे पहले उनके आगमन पर किसानों ने जोरदार स्वागत किया। बाराबंकी में आयोजित किसान महापंचायत में भाकियू नेता चौधरी नरेश टिकैत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता कहे जाने पर बवाल मच गया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ अवस्थी ने कहा है कि नरेश टिकैत की ओर से राजनाथ सिंह पर की गई टिप्पणी पर हम इसका विरोध करते हैं। सिद्धार्थ अवस्थी ने कहा कि नरेश टिकैत उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो बीजेपी परिवार में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनका यह बयान अंग्रेजों की तुच्छ मानसिकता से प्रेरित है। कल जो एक हमारे अध्यक्ष टिप्पणी टिकैत साहब ने की है, उससे तो यही दर्शाया जाता है कि जैसे भाजपा एक पार्टी नहीं परिवार है और पार्टी के में ही किसी एक बड़े को आपने इज्जत बख्शी है और दूसरे को आप गलत ठहरा रहे हैं, तो आप तो अंग्रेज़ों वाली रणनीति पे चल रहे हैं कि घर में फूट डालो और राज करो। मुझे लगता है उनके इस कथन से उनकी मंशा साफ साफ दर्शाती है कि उनको बैकअप कौन दे रहा है, जो खुद भी बाटो और राज करो राजनीति के ही अवसर से आज तक चलते आए। मऊ के रहने वाले भारतीय सेना के जवान गणेश यादव आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वह वीर जवान के शहीद की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने गांव में पहुंचकर शहीद के घर जाकर सांत्वना दी। आपको बता दें कि गणेश यादव मऊ के चकरा गांव के निवासी थे और 285 मीडियम रेजिमेंट आर्मी कोर में भर्ती हुए थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम के साथ आर्थिक अपराध शाखा ने काफी चर्चा में चल रहे 3500 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ हिंदी न्यूज चैनल के मालिक बीएन तिवारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। बीएन तिवारी पर प्रदेश के इस बड़े घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगा है। बीएन तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद अब नोएडा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बाइक बैंक घोटाले के आरोपी बीएन तिवारी को गोमती नगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बीएन तिवारी के खिलाफ नोएडा में बाइक बोर्ड घोटाले में 2 दर्जन से अधिक एफआईआर में से 2 में आरोप पत्र भी दाखिल हैं। मैं अपने मीडिया हाउस से जा रहा था, मनोज पंडित चौराहे पर एसटीएफ के कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा आप वांछित हैं
बाइक बाट केस में मैंने बताया कि हम इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ सप्लायर हैं। उन्होंने कहा क्योंकि आप वांटेड हैं इसलिए आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने कहा गिरफ्तार करिए। प्रयागराज में धर्म सम्राट से सुशोभित स्वामी कृपात्री महाराज का महापरिनिर्वाण महोत्सव आयोजित किया गया। प्रयाग में संगम तट पर चल रहे माघ मेला क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें आए भक्तों ने उनके चित्र पर माल्या अर्पण कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि स्वामी कृपात्री महाराज दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। धर्मशास्त्रों में उनकी विज्ञता के कारण उन्हें धर्म सम्राट की उपाधि दी गई थी। वहीं आयोजनकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि स्वामी के नाम से डाक टिकट जारी करें और वाराणसी से दिल्ली के बीच उनके नाम से धर्म सम्राट एक्सप्रेस शुरू करें। स्वामी कृपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उनके स्तर का कोई महापुरुष आज की तारीख में नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद सनातन धर्म के विस्तार हेतु अगर किसी महापुरुष ने सबसे ज्यादा काम किया तो उनका नाम स्वामी कृपात्री जी महाराज है। और अभी तक कृपात्री जी के नाम पर किसी भी सरकार ने डाक टिकट जारी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में हम लोग मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी से कि कृपात्री जी के नाम पर डाक टिकट जारी करें और बनारस से दिल्ली के लिए धर्म सम्राट एक्सप्रेस चालू कराएं। बाराबंकी में तनुज पुनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर शहर में घूमकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा में लगी पुलिस की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तीखी झड़प हो गई। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाधिकारी से उनके कार्यालय पर मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें मुख्य द्वार पर रोक लिया, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कार्यकर्ताओं के साथ तनुज पुनिया मुख्य द्वार पर ही बैठ गए। कांग्रेसियों ने माननीय अजय कुमार लल्लू, माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर किसानों के समर्थन में और ये किसान विरोधी कानून के विरोध में आज पैदल मार्च का फैसला लिया है और हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। पूरे आंदोलन में समर्थन करेंगे उनका और जब तक के किसान के काले कानून वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक के आंदोलन जारी रहेगा। गाँव स्तर पर जारी रहेगा, ब्लॉक स्तर पर जारी रहेगा, नया पंचायत स्तर पर भी जारी रहेगा। हरदोई में समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों की कई समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट किया गया और राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन दिया। सपा यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने कहा है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होते ही उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नोटबंदी के बाद इंस्पेक्टर राज और जटिलता को बढ़ाने वाली जीएसटी की वजह से लाखों व्यापारी व्यापार बंद करने को मजबूर हो गए। व्यापारियों की समस्या है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने जीएसटी लागू किया है, तब से जीएसटी के करीब 900 संशोधन हो चुके हैं। व्यापारियों से लगाकर अधिवक्ता और मुनीम तक को ये नहीं पता है कि जीएसटी क्या है, वो आज तक समझने में नाकाम है। जब से जीएसटी लागू हुआ है बीजेपी सरकार में, तब से आए दिन व्यापारी को परेशानियों के अलावा, घाटे के अलावा कोई मुनाफा नहीं हुआ है। और भी देखा जाए, जब से व्यापारी जीएसटी से इतना परेशान हो चुका है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। आगरा के न्यू थाना क्षेत्र में युवती ने वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। युवती ने खुदकुशी के पहले एक वीडियो में अपने मंगेतर के लिए उसके ऊपर आरोप भी लगाया, उसके लिए ये वीडियो छोड़ दिया, जिसमें युवती ने कहा है कि शादी से पहले तुमने जो धोखा दिया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस 43 सेकंड के वीडियो में युवती ने अपनी बात कहने के बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है। हरदोई शहर इलाके के कई चौराहों पर नगर मजिस्ट्रेट ने एआरटीओ क्षेत्राधिकारी नगर और नगर पालिका की संयुक्त टीम बनाकर शहर की मुख्य सड़कों पर सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिससे अवैध टेम्पो और बस स्टैंड, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदार और नाला पर सामान सजाकर रखने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान सोल्जर बोर्ड चौराहे से शुरू किया। इस दौरान नगर पालिका ने जेसीबी चलाकर कई दुकानों पर अतिक्रमण हटवाया और करीब 15 से अधिक दुकानों से मौके पर 8,000 से ज्यादा रुपयों का जुर्माना लगाया। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक पक्ष की महिलाओं की पुलिस के सामने ही जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है।
पुलिस ने दबंगों पर पुलिसिया कार्रवाई की है तो दबंगों ने पुलिस के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। वहीं दबंगों ने लालगंज पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबंगों को सख्त हिदायत दी। कल लालगंज में एक भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में, जिसमें अधिकांश महिलाएं थी, उसमें मारपीट हो गई और इस सूचना पर 112 की गाड़ी मौके पर तत्काल पहुंची। उसके सामने जो मारपीट हो रही थी, उन्होंने तत्काल सूचना देकर थाने से फोर्स बुलाकर इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ लोग फरार हैं। शेष आवश्यक कानूनी कार्य। लखनऊ संजय गांधी पीजीआई में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को ओपीडी में दिखाने के लिए कोरोना जांच की बाध्यता खत्म होने वाली है। मार्च से बिना कोरोना जांच के मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए मरीज तीमारदारों को उपाय जारी रखना होगा। संस्थान के विशेषज्ञों का कहना है कि किसी में कोरोना के लक्षण हैं तो जांच की जरूरत पड़ सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते करीब 1 साल बाद पहली जैसी ओपीडी खुलेगी। हालांकि ओपीडी में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और मरीज के साथ सिर्फ एक ही तीमारदार को प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और इस चरण के तहत 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी केंद्रों पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सरकारी केंद्रों पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वहीं जो लोग निजी केंद्र से वैक्सीन लगवाएंगे उन्हें भुगतान करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और अस्पतालों से विचार विमर्श कर इस राशि पर फैसला लेगा। और इसी के साथ